साथियों, आज के इस वीडियो में हम धान की एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में बात करेंगे और इस बीमारी का नाम है राइस ब्लास्ट या झुलसा रोग। साथियों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे रोग की पहचान के बारे में। उसके बाद ऐसे केमिकल का नाम बताएंगे जिसका उपयोग आप इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी में हम आपको ऐसी विधियों के बारे में बताएंगे जिसमें हम बिना केमिकल का उपयोग किए ब्लास्ट बीमारी का प्रबंधन कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस रोग की पहचान के बारे में। इसके लक्षण 3 अलग अलग अवस्थाओं में आता है, इसीलिए इस बीमारी के 3 अलग अलग नाम हैं। सबसे पहला नाम है पत्ती में झुलसन या फिर लीफ ब्लास्ट। अगला है नोड ब्लास्ट या गांठों में झुलसन। और आखिरी है नेक ब्लास्ट या गले में झुलसन। जो धान की बालियां होती हैं वहाँ पर एक गांठ होता है। अगर इस गांठ में इस प्रकार से बीमारी आती है तो इसे नेक ब्लास्ट कहते हैं। साथियों, इन सभी लक्षण के बारे में हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है पत्ती में झुलसन। पत्ती में हमें इस प्रकार से आँख की आकृति का धब्बा दिखाई देता है और ये जो धब्बे होते हैं उसका केंद्र का रंग हल्का सफ़ेद रंग का होता है और इसके चारों तरफ का रंग इस प्रकार से भूरे रंग का होता है। और इस प्रकार के धब्बे एक पत्ती में बहुत सारे आ सकते हैं और अगर लंबे समय तक बीमारी के लिए अनुकूल अवस्था बनी रही तो इस प्रकार के धब्बे पूरी पत्तियों में आते हैं और धीरे धीरे यह पत्ता मर जाता है। दूसरा है नोड ब्लास्ट। धान के तने में इस प्रकार से गांठ बना होता है और यहाँ से पत्तियाँ बाहर आती हैं। वहीं पर जब बीमारी आती है तो इस प्रकार से भूरा और काले रंग का हो जाता है। धीरे धीरे यह बीमारी ऊपर और नीचे तरफ बढ़ती है जिसके कारण से यहाँ का तना कमज़ोर हो जाता है और यह टूट के लटक जाता है। तीसरा है नेक ब्लास्ट। यह बीमारी आखिरी अवस्था में आती है और इस समय जहाँ पर बाली आती है वहाँ पर भी एक गांठ होता है। उस गांठ में इस प्रकार से भूरे या काले रंग के धब्बे बनते हैं और ये ऊपर और नीचे तरफ बढ़ते हैं जिसके कारण से बाली में ऊपर की तरफ भोजन नहीं पहुँच पाता और ऊपर की बाली मर जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमें नेक ब्लास्ट के कारण होता है। इसीलिए ब्लास्ट डिजीज़ को समय पे कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बाली है वह पूरी तरीके से मर चुकी है और इसमें एक भी दाना नहीं बना है। इसीलिए इस बीमारी से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। साथियों, अब हम बात करते हैं इसके रोग कारक के बारे में। यह बीमारी एक कवक से होती है और कवक का नाम है मैग्नापोर्थी ओराइजी। और इसके जो कोनिडिया होते हैं जिसके कारण से यह बीमारी फैलती है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। यह जो फोटो है यह सूक्ष्मदर्शी से लिया गया है। अब हम बात करते हैं रोग कारक कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। साथियों, तो ये रोग कारक मिट्टी में, बीज में या घास में उपस्थित हो सकते हैं। अगर ये मिट्टी में होंगे तो भी जब अगली बार हम फसल लगाएंगे तो ये मिट्टी से उड़कर पत्ते में आएंगे और फिर वहाँ पर बीमारी करेंगे। अगर यह बीमारी बीज में उपस्थित है तो यह ऐसे जगह भी पहुँच सकती है जहाँ पर कभी बीमारी नहीं गई है और इस प्रकार से बीज के द्वारा यह बीमारी नए नए जगह पर जाते रहती है। तीसरा है घास में। अगर इस साल धान में बीमारी आई है तो धान के साथ ही कुछ ऐसे घासों में भी यह कवक उपस्थित होता है। फिर अगले सीजन में या अगले साल जब हम धान लगाएंगे तो यह बीमारी घास से हमारे धानों में आ जाएगी। इसीलिए खेती से पहले हमें अच्छे से साफ सफाई करना बहुत ही आवश्यक है। और यह रोग कारक मिट्टी में उपस्थित होता है, इसीलिए गर्मी के महीने में अगर हम गहरी जुताई करेंगे तो रोग कारक की संख्या कम होती है। साथियों, अब हम बात करते हैं यह बीमारी या रोग कारक कैसे फैलता है। तो यह फैलता है हवा के द्वारा, सिंचाई पानी के द्वारा और बारिश के साथ। इन सभी माध्यम से यह बीमारी एक खेत से दूसरे खेत में या फिर एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। साथियों, अब हम बात करते हैं इसके लिए अनुकूल परिस्थिति के बारे में। कोई भी बीमारी सभी अवस्थाओं में नहीं आती है।
बीमारी को आने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि 92% से ज़्यादा आर्द्रता, बदली वाला मौसम, हल्की बारिश, रात का कम तापमान, लगभग 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान और ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन। इन सभी अवस्थाओं में यह बीमारी ज़्यादा मात्रा में आती है। साथियों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी केमिकल दवाई के बारे में, रासायनिक दवाई के बारे में, जिसका उपयोग हम इस बीमारी के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एजॉक्सिट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल का कॉम्बिनेशन। इसका उपयोग आपको 200 ml प्रति एकड़ की दर से करना है। दूसरा केमिकल है प्रोपिकोनाजोल। इसका उपयोग 400 से 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ करना है। तीसरा केमिकल है हेक्साकोनाजोल। 200 से 250 ml प्रति एकड़ की दर से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा केमिकल है टेबुकोनाजोल। इसका उपयोग हमें 1.5 ml प्रति लीटर की दर से करना है। और अगर एकड़ में बात करें तो लगभग 300 से 400 ml प्रति एकड़। तो साथियों, ये जो 4 केमिकल हैं ये बहुत ही प्रभावी हैं और इनमें से किसी एक का भी उपयोग आप कर सकते हैं। और अगर यह बीमारी एक बार में कंट्रोल नहीं होता है तो हमें एक ही केमिकल को बार बार स्प्रे नहीं करना है। अगर पहला केमिकल काम नहीं किया तो हमें दूसरा केमिकल को उपयोग करना है। तो इस प्रकार से 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन में हमें उपयोग करना चाहिए। तो साथियों, अब हम बात करते हैं इसके लिए समन्वित प्रबंधन के बारे में। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनमें हम बिना रासायनिक दवाई का उपयोग किए इस बीमारी के प्रकोप को कम करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना। आपके आसपास कुछ ऐसी रोग प्रतिरोधी किस्में होंगी जिसमें झुलसन रोग नहीं आता होगा, तो आपको इस प्रकार से रोग प्रतिरोधी किस्मों को चुनना है और उसकी खेती करनी है। अगर यह बीमारी ज़्यादा मात्रा में आती है और ज़्यादा परेशान करती है आपको तब। दूसरा है बीज का उपचार। हमें मेन्कोजेब जैसे केमिकल का उपयोग करना चाहिए और उससे हमें बीज का उपचार करना चाहिए। तीसरा है साफ सफाई। हमारे खेत में हमेशा साफ सफाई बनाए रखना है। जो भी आसपास में घास वगैरह है उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी के रोग कारक इन सभी घास फूस में भी अपना डेरा जमाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तीसरा है गर्मी में खेत की गहरी जुताई करना। ऐसा करने से जमीन का तापमान बढ़ता है और इसमें उपस्थित रोग कारक मरने लगते हैं। अगला है कार्बनिक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना। अगर हम ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक खाद का उपयोग करते हैं तो इस रोग कारक के लिए जो भी प्राकृतिक शत्रु होते हैं, जो एक सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और कवक, इनकी संख्या बढ़ती है। इसीलिए हमें ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। अगला है ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास। इन दोनों का उपयोग करना। ट्राइकोडर्मा एक कवक है और सुडोमोनास एक बैक्टीरिया है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो ये रोग कारक को मारते हैं। ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का उपयोग आप अलग अलग अवस्थाओं में कर सकते हैं, जैसे इनके द्वारा हम बीज का उपचार कर सकते हैं, साथ ही साथ इससे हम थरहा उपचार या जड़ों का उपचार कर सकते हैं, या फिर इसका हम स्प्रे कर सकते हैं और इसे हम गोबर की खाद में मल्टीप्लाई करके इनकी संख्या को बढ़ाकर अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का इस्तेमाल कैसे करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी धान में झुलसा रोग के बारे में। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।